दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव और सवाल इंडिया का। जी नहीं, सवाल इस वक्त इंडिया का नहीं है, सवाल बीजेपी का है। और यह सवाल मोदी शाह की चुनावी बिसात बिछाने के तौर तरीकों को लेकर है। बीजेपी के भीतर से उठते हुए सवाल दिल्ली की सत्ता को परेशान कर रहे हैं, या दिल्ली की सत्ता जो अपने तरीके से खुले तौर पर यह दावा करते हुए आगे बढ़ रही है कि चुनाव तो हम ही जिता सकते हैं, तो पूरी बिसात हमारी होनी चाहिए। राज्य दर राज्य यह परेशानी विधायकों के साथ है, और खास तौर से 3 राज्य जहां पर यह लगने लगा है कि कहीं बीजेपी का पूरे तरीके से बोरिया बिस्तर सिमट ना जाए। तब वहां के विधायक क्या सोच रहे होंगे, और अगर विधायकों का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा तो फिर सांसदों की स्थिति क्या वाकई मोदी चेहरे के आश्रय चुनावी जीत दिला पाएगी? यह सवाल 3 राज्यों का है, और उसके बाद का सवाल समूचे देश के भीतर का है, और उससे भी कहीं आगे सवाल उन कद्दावर नेताओं का है जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन अपने राज्य में है और जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन वह हाशिए पर ढकेल दिए गए। और इन सब पर पैनी निगाह अगर इस दौर में मोदी और शाह की है तो कहीं ना कहीं आरएसएस की भी है। तो इस अंतर्विरोध को कहें या इस दौर में कहीं चेक एंड बैलेंस बनाने की खोज में निकल पड़ी है दिल्ली की सत्ता, इसे मान लिया जाए। चलिए पहेलियां नहीं बुझाते हैं, एक एक करके बात सामने रखते हैं। इस दौर में याद कीजिए, पहली बार मोहन भागवत ने कब कहा, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक ने जैसे ही जिक्र किया, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, भारत अपना लेना चाहिए, हर जगह भारत लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार आरएसएस ने भारत का जिक्र किया है। आरएसएस तो शुरू से ही भारत का ही शब्द लेकर चलती रही है, और गुरु गोलवलकर की किताब को देखिएगा तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही नजर आएगा। और यह सिलसिला तमाम सर संघ चालकों के दौर में रहा। लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हुआ कि सर संघ चालक ने भारत शब्द कहा और भारत सरकार ने उसे एक क्षण में अपना लिया, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी हो गए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी हो गए। तो क्या यह सब कुछ यूं ही माना जा रहा है, या इसके भीतर के कुछ नए संकेत हैं? यह संकेत कहीं पर बीजेपी और सरकार के सबसे कद्दावर नेता और मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी के जरिए संकेत की भाषा में कहीं निकलते तो नहीं है? यह आवाज कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को हाशिए पर ढकेलकर बिना चेहरे राजस्थान में उतरने की जो सोच इस दौर में दिल्ली की बिसात ने बिछाई है, वहां से तो नहीं उभरती है। यह सोच इस दौर में राजस्थान के भीतर ही, याद कीजिए कैलाश मेघवाल ने, जो कद्दावर नेता अपने तौर पर हैं, बीजेपी के विधायक, उन्होंने निशाना किस पे साधा? उन्होंने निशाना सीधे तौर पर अर्जुन राम मेघवाल पर साधा, जो कि इस दौर में सही मायने में सबसे प्यारे नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में है, जिनको इस दौर में कानून मंत्री बनाया गया। और मोहन भागवत ने एक साथ जैसे ही जिक्र किया भारत का, सरकार ने मान लिया। बात इससे भी आगे नहीं बढ़ेगी। सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन 4 राज्यों की बागडोर या इसको जो टीम संभाल रही है, उसमें वहां के क्षेत्रीय नेताओं की कोई हैसियत नहीं है। यहां तक कि खुले तौर पर बांट दिया गया दिल्ली के नेताओं के जरिए और दिल्ली में जुटे मंत्री या सांसदों के जरिए कि कौन किस राज्य को कैसे संभालेगा। और यही वो परिस्थिति है जिसमें पहली सूची जो जारी की गई मध्य प्रदेश की 39 सदस्यों की, उसमें 10 सीटों पर बगावत हो रही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। यह अलग मसला है, इस दौर में चीजें दब जा रही है। लेकिन जैसे जैसे यह बात बड़ी होती चली जा रही है कि चुनाव क्या वाकई दिल्ली की बिसात पर खुद को प्यादा बनाकर और चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय जीत मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तब क्या होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि समूची बिसात राज्यों के विधानसभा की 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं है, लेकिन हो रहा है। और ध्यान दीजिए, राजस्थान का चेहरा कौन है इस दौर में? राजस्थान का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
मध्य प्रदेश का चेहरा कौन है? देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। छत्तीसगढ़ का चेहरा कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और तेलंगाना का चेहरा कौन है? बीएल संतोष है, जो कि संगठन संभालते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा अगर, तो सिर्फ इन 4 नेताओं के इर्द गिर्द और इन 4 नेताओं के पसंदीदा नेताओं के इर्द गिर्द ही समूची बीजेपी और समूची रणनीति आकर सिमट गई है। और शायद इसीलिए एक एक परिस्थिति को अगर आप पलटना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है गडकरी के बयान को आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? या फिर वसुंधरा राजे के साथ किसी कांग्रेसी नेता की मुलाकात हो जाए। मुलाकात तो कई मौकों पर कई नेताओं की होती है, लेकिन उसके बाद तस्वीर खींची जाए, सेल्फी ली जाए और उसको सोशल मीडिया में डाल दिया जाए। वो नेता कांग्रेस का है, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे है। तो क्या मैसेज देने की स्थिति आ गई है? क्योंकि रुदन तो मध्य प्रदेश के भीतर सुमित्रा महाजन और उमा भारती के जरिए भी सुनाई दे रही है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। तो क्या राजनीति बीजेपी के भीतर इतनी तीखी है कि इंडिया कौन देखे और इंडिया क्यों देखा जाए? क्योंकि सही मायने में बीजेपी के भीतर सुर अगर बगावत के नहीं है तो यह सुगबुगाहट आने वाले वक्त को लेकर जरूर है। आप चूके नहीं कि हल्ला हो जाएगा। और सवाल यह है क्या वाकई अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी को हार मिलती है तो क्या 24 को नरेंद्र मोदी अपने चेहरे के आसरे चुनाव मैदान में कूदने की परिस्थितियां बना भी पाएंगे या स्थितियां उलट हो जाएगी? क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरीके से कोई बात निकलती नहीं है, लेकिन इस दौर में निकली है। एक एक अगर हिस्सों को परखे तो महाराष्ट्र के भीतर विदर्भ और विदर्भ के हिस्से में नागपुर, वहां चले जाइए तो वहां नितिन गडकरी की लोकप्रियता जबरदस्त है। लेकिन सवाल है पहली बार नितिन गडकरी की लोकप्रियता नागपुर में इस बात को लेकर कम है कि वो सड़कें कितनी बना रहे हैं, या महाराष्ट्र में उन्होंने जब मंत्री बने थे तो कितने पुल बना दिए। सवाल यह है कि कोई भी अगर बीजेपी के भीतर चुनौती देते हुए नरेंद्र मोदी को खड़ा हो सकता है तो वह नितिन गडकरी हैं। यानी जो कांग्रेस और इंडिया के भीतर से खड़ा नहीं हो पाया वह नितिन गडकरी हैं। यह लोकप्रियता नागपुर के भीतर है। यहीं पर अगला सवाल आता है, उसी नागपुर से देवेंद्र फडणवीस निकल कर आते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर सांसद का चुनाव लड़ जाए तो क्या वो हार जाएंगे? नागपुर के भीतर की सुगबुगाहट अगर आपको सुननी हो तो जाकर सुनिए और लोगों से बातचीत कीजिए, खुद बता देंगे कि क्यों देवेंद्र फडणवीस से वह रूठे हुए हैं, क्यों वह नितिन गडकरी से एक वक्त रूठे रहते थे लेकिन इस वक्त बहुत खुश क्यों हो चले हैं। और अगर इन परिस्थिति के भीतर देवेंद्र फडणवीस की राजनीति दिल्ली के सहारे चलती है तो उन्हें आने वाले वक्त में सांसद का चुनाव लड़ना होगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी? नागपुर की ही हो सकती है। तो फिर नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी? क्या नागपुर से कोई हटके उन्हें दूसरी सीट पर भेजा जाएगा? दरअसल यह चर्चा और बहस सिर्फ नागपुर में अगर चल रही है तो इसका मतलब बहुत साफ है, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस भी जुड़ जाता है। क्योंकि नागपुर की गलियों के भीतर और खास तौर से पुराने नागपुर में जो महाल का इलाका है, जो इतवारी का इलाका है, जो गांधी बाग का इलाका है, उन इलाकों में जब आप घूमिएगा तो हर घर आरएसएस का है। समूचा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ रहता है और उनकी भागीदारी इस दौर में इस राजनीति को देख रही है कि 2024 में जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें बीजेपी के किसी भी नेता की कोई हैसियत नहीं है। वो महाराष्ट्र का नेता हो या किसी दूसरे प्रांत का नेता हो, हैसियत सिर्फ 2-3 नेताओं की है और उनके इर्द गिर्द बनी उस चौकड़ी की है जिसके जरिए तमाम राज्यों की राजनीति को साधा जा रहा है और इसी के आसरे 2024 की दिशा में बढ़ना है। महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा और समझ लीजिए। अगर फडणवीस और गडकरी के जरिए समझना चाहते हैं, दोनों के लिए हैरत की स्थिति है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बनकर क्या कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है और क्या वाकई उन्होंने पार्टी तोड़ दी है या वो एनसीपी के हैं। या सभी उम्मीद और आस लगाए हुए हैं कि आज नहीं कल अजीत पवार शरद पवार को भी ले आएंगे, या इस उम्मीद में खुद पवार बैठे हैं कि अजीत पवार वापस लौट आएंगे। लेकिन वह डिप्टी सीएम है, तमाम दस्तावेज सरकार के वो देख रहे हैं किस तरीके से राज्य के भीतर की राजनीति चल रही है और कैसे करप्शन भी चल रहा है, इसको भी वो नजदीक से देखते हैं। और उन पर खुद पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था उसको हटा दिया ईडी ने,
उसको साइडलाइन कर दिया, सब कुछ उनकी आंखों के सामने है, तो कल उनका कोई भी राजनीतिक कदम महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में क्या असर डालेगा, उससे कहीं ज्यादा जो कद्दावर नेता जिन्होंने एक लंबी राजनीति की, उनके भीतर पहली बार सवाल है कि आने वाले वक्त में उनकी राजनीति रुकेगी, ठहरेगी, निपट जाएगी, होगा क्या।